Hello children, hope you all are fine. In my previous video, I have discussed about the concept of percentage with you. Now in this video, we will study about the applications of the percentage. लाइफ में कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां हमें परसेंटेज यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। जब हम टैक्स पे करते हैं वहाँ पे भी परसेंटेज का यूज़ होता है। तो यहाँ हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ना है, बट उससे पहले आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म है कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पर हम कोई भी चीज़ या कोई भी आइटम को परचेज़ करते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे एक पेन ख़रीदने के लिए आप जो पैसे पे करेंगे, दैट विल बी योर कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पेन। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर हम कोई भी चीज़ को सेल करते हैं। जैसे शॉपकीपर ने पेन सेल किया तो वो उसका सेलिंग प्राइस है। अब सिचुएशन अराइज होती है कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। मान लीजिए आपने कोई एक पेन ख़रीदा 10 रुपीज़ का और उसको आपने सेल कर दिया 15 रुपीज़ में, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्रॉफिट होता है, जिसे हम एसपी में से सीपी को माइनस करके फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। इसी तरह से सेकेंड कंडीशन है, अगर सीपी की वैल्यू एसपी से ज़्यादा बड़ी हो तो उस केस में हमें लॉस बेयर करना पड़ता है। तो लॉस की वैल्यू आएगी सीपी माइनस एसपी। ये एक फॉर्मूला है जिसमें लॉस, सीपी और एसपी रुपीज़ में होते हैं। अगर आपको लॉस का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100% फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सीपी और प्रॉफिट दोनों रुपीज़ में दे रखे हों तो एसपी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बनता है सीपी प्लस प्रॉफिट। और इसी तरह से अगर आपको सीपी और प्रॉफिट परसेंट दे रखे हैं तो एसपी के लिए जो फॉर्मूला है वो है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। इसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहें, जैसे सपोज़ कीजिए आपने कोई एक 10 रुपीज़ की चीज़ ख़रीदी और आपने उसको 5 रुपीज़ प्रॉफिट में सेल कर दिया, तो आपको सिंपली एसपी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीपी और प्रॉफिट को प्लस कर देना पड़ेगा, यानी कि 15 रुपीज़। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 5% प्रॉफिट में उसको सेल किया तो आपको सिंपली सीपी और प्रॉफिट परसेंट को प्लस नहीं करना, बल्कि आपको सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड कंडीशन है, अगर आपको सीपी और लॉस दे रखा है तो एसपी फाइंड आउट करने के लिए सीपी में से लॉस को माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आपको लॉस परसेंट दे रखा है तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। तो अगर रुपीज़ में कोई चीज़ दे रखी है तो आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर परसेंटेज में दे रखी है तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसी तरह से अगर हमें एसपी और प्रॉफिट दे रखा हो, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दे रखा हो, और कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। बट अगर हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और इसी तरह से लॉस की कंडीशन में अगर हमें एसपी और लॉस दे रखे हैं तो सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी प्लस लॉस, और अगर हमें एसपी और लॉस परसेंट दे रखा है तो सीपी का फॉर्मूला है 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। अब आपको क्वेश्चन में सिर्फ सिचुएशन देखनी है और इन्हीं फॉर्मूलाज में से फॉर्मूला को सर्च करके आपको सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है और आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। आप क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन कंसल्ट और यू कैन राइट योर डाउट्स इन योर that comment box. I will surely answer the question. Now let us move further और हम कुछ और सिचुएशंस देखते हैं जहाँ हमें परसेंटेज का यूज़ करना होता है हमारी डेली लाइफ में। जैसे अगर हम किसी शॉप पे शॉपिंग करने जाएं तो वहाँ हमें डिस्काउंट मिलते हैं तो वो परसेंटेज में बोलते हैं हमेशा। जैसे हम कहीं होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है वो परसेंटेज में होता है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ते हैं।
डिस्काउंट का मतलब होता है छूट मिलना, जो कि हमेशा मार्क्ड प्राइस पर मिलती है। जैसे किसी भी चीज़ के ऊपर जो प्राइस लिखा रहता है उसे हम उसका मार्क्ड प्राइस कहते हैं। अब शॉपकीपर हमें उस मार्क्ड प्राइस पर कुछ डिस्काउंट्स परसेंट देता है, जिसे हम रुपीज़ में कैलकुलेट करते हैं और फिर हम मार्क प्राइस में से उस डिस्काउंट को माइनस करके अपना अमाउंट पे करते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एवरी आइटम. What would be a person has to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each. अब हम इसी क्वेश्चन के थ्रू ही इस डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, शॉप पर हर एक आइटम पे 10% का डिस्काउंट है। तो जीन्स के ऊपर जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है, 1450। अब उस पर डिस्काउंट परसेंट कितना है, 10%। तो पहले हमें यही डिस्काउंट रुपीज़ में कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस यानी 10% ऑफ 1450 फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व करते ही आपको मिल जाएगा 145 रुपीज़। इसका ये मतलब है कि जो जीन्स 1450 रुपीज़ की थी उस पर हमें 145 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि छूट मिल रही है। तो हमें एक जीन्स के लिए अब 1450 रुपीज़ पे ना करके 1305 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो अमाउंट पेड इज़ इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हमेशा एक जैसी चीज़ें ही माइनस होती हैं, रुपीज़ में से रुपीज़ ही माइनस हो सकते हैं या रुपीज़ में से हमेशा रुपीज़ ही प्लस हो सकते हैं। तो हमेशा परसेंटेज को पहले रुपीज़ में बदलना है। अब इसी तरह से हमें एक शर्ट का मार्क्ड प्राइस जो है वो 850 रुपीज़ है। अब शर्ट के ऊपर भी डिस्काउंट कितना है, 10%। तो रुपीज़ में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10% ऑफ 850 85 रुपीज़ आ गया। अब एक शर्ट के लिए 765 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, लेकिन उसने कितनी शर्ट्स खरीदी हैं, 2 शर्ट्स खरीदी हैं। दोनों शर्ट्स की कॉस्ट सेम थी, इसीलिए दोनों शर्ट्स के ऊपर उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 765 इंटू 2 1530। अब एक जीन्स और 2 शर्ट्स खरीदी तो टोटल अमाउंट उसका जो पेड करना है दैट इज़ 2835 रुपीज़। इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा। तो डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा माइनस किया जाता है मार्क्ड प्राइस में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल टैक्स का। Price of a TV is rupees 13,000. The sale tax charged on it at the rate of 12%. Find the amount that the person will have to pay if he buys it. अब अगर आप कोई भी ऐसी लग्जरी आइटम परचेज़ करते हैं तो हमें उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग कुछ सेल टैक्स देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 12% दिया गया है, तो हमें एज़ यूजुअल परसेंटेज को पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो अब टीवी का प्राइस कितना है जो उसके ऊपर मार्क्ड है, 13,000 रुपीज़। हमें कितना सेल टैक्स पे करना पड़ रहा है रुपीज़ में, 12% ऑफ 13,000। सॉल्व करते ही आपको रुपीज़ 1560 मिल जाएंगे। जब भी आपको परसेंटेज को रुपीज़ में बदलना है तो आप ऑफ वाला स्टेटमेंट बनाएंगे। ऑफ के बाद हमेशा टोटल प्राइस होता है जो मार्क्ड प्राइस होता है। अब टीवी की कॉस्ट 13,000 तो देने ही देने थे, उस पर सेल टैक्स जो है वो 1560 रुपीज़ पे करना है। तो दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट जो आप पे करेंगे टीवी के लिए, दैट कॉस्ट विल बी 14,560 रुपीज़। तो जो सेल टैक्स है वो एडिशनल चार्ज होता है जो हमें कॉस्ट के साथ देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बॉट अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज़ 5400 एंड इंक्लूडिंग 8% वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडिड। वैट क्या होता है, एक वैल्यू एडिड टैक्स होता है। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसकी क्या वैल्यू है उसके ऊपर हमें वो टैक्स देना पड़ता है, मतलब ये भी एक एडिशनल टैक्स है। तो एडिशनल टैक्स देने के बाद हम 5400 रुपीज़ शॉपकीपर को दे रहे हैं। हमें बताना है कि उस हेयर ड्रायर के ऊपर मार्क्ड कितना प्राइस था। तो हम मान लेते हैं कि हेयर ड्रायर के ऊपर मार्क्ड प्राइस जो था वो x रुपीज़ था। वैट हमने 8% दिया, तो अगर हम इसी वैट को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 8% ऑफ x। तो 8/100 ऑफ की जगह पर इनटू और x एज इट इज़। कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, 100 नीचे होता है तो कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। तो इसको एज इट इज़ रखिए, 8x/100 रुपीज़ हमें वैट पे करना है।
तो अब हमें मालूम है कि हम कैसे कॉस्ट पे करते हैं। जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है वो तो देनी ही पड़ती है, उसके साथ में हमें वैट भी ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर कॉस्ट पेड इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट प्लस वैट। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। हमने कितना पे किया, 5400। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, x रुपीज़। वैट कितना रुपीज़ है, 8x अपॉन 100। अभी हमने फाइंड आउट किया ऊपर स्टेटमेंट से। अब क्योंकि राइट हैंड साइड पर देखिए फ्रैक्शंस हैं, तो हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 100 सिर्फ 8x के नीचे है। तो एलसीएम लेके जैसे ही सॉल्व करोगे, 100 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करके ले जाएंगे। 100x प्लस 8x लाइक टर्म्स हैं, तो 108x हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करना हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो ट्रांसपोज करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5000 रुपीज़। यानी कि ओरिजिनली हेयर ड्रायर 5000 का था, वैट लगने के बाद हमने उसको 5400 में परचेज़ किया। अब इसी तरह से एक जीएसटी होता है, सभी ने सुन रखा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग द जीएसटी ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। बिल्कुल पिछला जैसे हमने क्वेश्चन किया था लास्ट स्लाइड में, उसी की तरह ही सॉल्व होगा। जीएसटी भी एक एडिशनल टैक्स होता है, तो क्योंकि हमें इनिशियल प्राइस फाइंड आउट करना है तो हम उसको एक्स कंसीडर कर लेंगे। अब जीएसटी कितना है, 18%। रुपीज़ में जब हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 18% ऑफ एक्स। अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 18 अपॉन 100x लिख के ये रुपीज़ आ गया। इतना हमें जीएसटी पे करना है। अब फिर से देखिए, हम जब भी कॉस्ट पे करके आते हैं, अपना बिल पे करते हैं, तो ओरिजिनल कॉस्ट के साथ जीएसटी प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब हमें कितना अमाउंट पे करना है, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस जीएसटी। सारी वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ पुट कर देंगे। जो प्राइस हमने पे किया वो किया 1239। ओरिजिनल कॉस्ट हमने एक्स कंसीडर किया। जीएसटी जो हमने रुपीज़ में फाइंड आउट किया वो किया 18x अपॉन 100। अगेन राइट हैंड साइड में हमें फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देंगे। ट्रांसपोज करके जब आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी 1050 रुपीज़। यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट थी आर्टिकल की वो 1050 रुपीज़ थी। 18% जब उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई किया तो हमें उसी आर्टिकल के लिए 1239 रुपीज़ पे करने पड़े। तो ये हमारे टैक्सेस के बारे में था। 3 तरह के टैक्स हमने पढ़े। एक पढ़ा हमने सेल टैक्स, जो एक एडिशनल टैक्स होता है। एक हमने पढ़ा वैट, ये भी एक एडिशनल टैक्स होता है, वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं इसे। एक जीएसटी होता है, ये भी एडिशनल टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कि चीज़ की जो मार्क्ड प्राइस है उसको बढ़ा देता है, हमें ज़्यादा बिल पे करना पड़ता है इन टैक्सेस के अकॉर्डिंग। डिस्काउंट जो होता है वो मार्क्ड प्राइस में से हमेशा माइनस हो जाता है, यानी कि हमें कम पैसे पे करने पड़ेंगे अगर हमें डिस्काउंट मिलता है किसी भी चीज़ में। आई होप आपको परसेंटेज की एप्लीकेशंस समझ में आ गई होंगी। सो इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the simple interest and compound interest. Actually, simple interest was the syllabus for class 7th, and in this class we will continue with the compound interest. So wait till our next video will release. It will be uploaded very soon. Till then, bye bye, have a nice time, stay at home, stay safe.